पहले तो महमूद प्रचा के हाय हाय के नारे लगने चाहिए ऐसी जगहों से, क्यों नहीं लगते? मैं जब अरशद मंदी को कह रहा हूँ तो मेरे भी हाय हाय के नारे लगाने चाहिए, मेरा भी वहां पे फोटो लगा के उस पे जूतों से पीटना चाहिए। हम आपके हैं क्यों ऑन करवा दिया, फिर पुलिस को मैं क्या जवाब देता कि मैं कौन हूँ? मुझे वहां से बेइज्जत होके पुलिस ने मुझे उठाया, जबरदस्ती उठाया, लेकिन उठा इसलिए पाए कि पीछे से हमारे ही लोगों ने मुझे ये कहा कि मैं वहां का नुमाइंदा नहीं। तो हमसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो करेंगे लोग वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होंगे। वो और सबसे ज्यादा जो डर जो मनुवादियों को है इस वक्त, जो बुद्धिस्ट लोग आके 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की पढ़ रहे हैं, उसके लिए यूसीसी लाने की जल्दी आरएसएस को हो। पर्सनल लॉ बोर्ड तो आरएसएस का एक अंग बन चुका है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। महमूद भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। धामी सरकार 30 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है और सदन में उसको पेश करने जा रही है। सबसे पहले आप इस पर क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बताइए। ये एक बेईमानी भरा फैसला है जो मेनली जिसका निशाना ट्राइबल कम्युनिटी है देश की, और उत्तराखंड में चाइना के पास है। आप देखिए, मणिपुर चाइना के पास है। नॉर्थ ईस्ट में जो गड़बड़ पैदा की जा रही है आरएसएस द्वारा, वो किस लिए की जा रही है कि लद्दाख से 2000 किलोमीटर चाइना जमीन छीन चुकी है। अब उत्तराखंड में ट्राइबल्स को डिस्टर्ब करके, ट्राइबल्स में डिससेटिस्फेक्शन पैदा करके शुरुआत कर रहे हैं यूसीसी के जरिए कि चाइना उत्तराखंड में भी भारत की जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करे। इस साजिश में आरएसएस के डीपेस्ट जो सीनियर लीडरशिप है वो शामिल है। और इसी तरीके से मणिपुर में जो ये झगड़ा कराया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसी यूसीसी का एक दूसरा तरीका है कि जो लोग जो हिंदू समाज से आते हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें ट्राइबल का स्टेटस दे दिया जाए। तो ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये किस्सा है ना कि सब एक जैसे होने चाहिए, ठीक है? तो ये भी उसी साजिश का हिस्सा है। बॉर्डर लाइन एरियाज में, पंजाब में देखिए कितनी गड़बड़ आरएसएस और बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। वहाँ ड्रग्स का कारोबार कितना बढ़ रहा है। वहाँ जो धार्मिक बेदबी, जो उनके गुरु ग्रंथ साहब थे उसकी बेदबी कराने के में जो लोग शामिल थे वो आरएसएस के लोग शामिल थे साजिश में। तो ये सारे बॉर्डर लाइन एरियाज में अगर आप देखेंगे, गुजरात में बार बार मस्जिदें ढाई जा रही हैं, वहाँ के ट्राइबल्स को परेशान किया जाए जब बॉर्डर लाइन एरियाज है। राजस्थान के बॉर्डर लाइन एरियाज को तंग किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी द्वारा। तो ये पूरे जो बॉर्डर्स हैं हमारे, तमिलनाडु में तंग किया जा रहा है, वो भी श्रीलंका पास में। तो जो बॉर्डर लाइन एरियाज है हमारे, उनको तंग कर रही है आरएसएस बीजेपी पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर, ताकि चाइना को मौका मिले, देश के बॉर्डर्स कमजोर हों, वहां की आवाम में डिससेटिस्फेक्शन फैले और चाइना हम पे हमला कर सके। मुस्लिम तंजीमों ने भी इसका विरोध किया जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात सरकार ने की। तो अब आपको क्या लग रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो फिर इससे बिगड़ेगा क्या, नुकसान क्या होगा? क्योंकि बताया जा रहा है बहुत सारी चीजें कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा, भाई विरासत का मसला है। उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो फिर कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत तो हमेशा रहेगी। जैसा पर्सनल लॉ बोर्ड आज चल रहा है, मैं मेंबर हूं, मुझे बुलाया नहीं, क्यों? क्योंकि चोरी करनी थी ना वहां पे। तो चोरी, ईमानदार पुलिस वालों को तो नहीं बुलाते चोर, तो वो सब तो चोर हैं। जिन लोगों ने पर्सनल लॉ बोर्ड की वो मीटिंग अटेंड की और ये सवाल नहीं उठाए कि कौन ये चोर है जिसको हम प्रेसिडेंट बना रहे हैं, तो वो सब लोग भी उस गुनाह में शामिल हैं और उनकी सबकी पकड़ होगी इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। वक्त जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने कितने घोटाले किए हैं, कितने उनके पैसे आए और वो कहाँ खर्च हुए हैं, उनका अकाउंट लिया जाएगा। वो सब लोग याद रखें कि क्रिमिनल ऑफेंसेस वो लोग कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनसे सबसे सवाल होंगे। सारे मेंबर्स जिम्मेदार होंगे। जो मेंबर्स आज वक्फ बोर्ड से, जो पर्सनल लॉ बोर्ड से हिसाब किताब नहीं मांग रहे पैसे का, वो सब जिम्मेदार होंगे उसके। तो पर्सनल लॉ बोर्ड तो आरएसएस का एक अंग बन चुका है। तो आरएसएस की मदद करने के लिए उनका पूरा रोल है और रहेगा। मोहन भागवत जी का एक समझिए, वो एक जो उन्होंने 1 लाख ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है ना अपनी एनजीओ, उसमें से 1 लाख एक भी ये है, उससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आरएसएस की नजर में उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है और रहेगी, ताकि वो जो अरशद मंदी साहब है उन्होंने क्या कहा है, हम प्रोटेस्ट तो करेंगे लेकिन सड़कों पे नहीं आएंगे। तो क्या फैमिली मेंबर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे अरशद मंदी साहब? वैसे करना चाहिए, क्योंकि अपनी फैमिली को बचाने के लिए तो वो पूरी मिल्लत को बेच रहे हैं। प्रोटेस्ट तो दरअसल उन्हें अपनी फैमिली के खिलाफ ही करना चाहिए। शायद ये एक अच्छा स्टेप ही है कि तुम्हारे लिए ही मैं देखो पूरी मिल्लत को बेच रहा हूँ, पूरी मिल्लत को तबाह बर्बाद कर रहा हूँ, तो क्या वो फैमिली के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? प्रोटेस्ट तो सड़कों पे होते हैं। तो हमसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो करेंगे लोग वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होंगे। वो और सबसे ज्यादा जो डर जो मनुवादियों को है इस वक्त, जो बुद्धिस्ट
लोग आके 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की पढ़ रहे हैं, उसके लिए यूसीसी लाने की जल्दी आरएसएस को हो रही। दो चीजें जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक बुलंदशहर से है और दूसरी तस्वीर वो है जहां मस्जिद के बाहर पट्टे से कुछ लोगों को पीटा जा रहा है और वो तस्वीरें विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। वो तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन पर बात कर लेते हैं आपसे। बुलंदशहर पर आपका क्या कहना है और उस तस्वीर पर क्या कहना है? जब तक जो हमारे दलाल क़यादत है, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है, क़यादत क्यों दी जाती है किसी को, कि जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप हमसे आगे रहोगे, इसी को लीडरशिप कहते हैं ना। जब तक हम लोग इन जो क़यादत है हमारी 100-200 लोग हैं, मुश्किल से 200 से 300 लोग हैं, उनका मुंह काला करके उनको क़यादत से नहीं हटा के ईमानदार और बहादुर क़यादत को नहीं डालेंगे ऊपर, तब तक ये हालात रहेंगे। एक बात इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, हम ज़्यादा सीधे जाके अमित शाह जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो हमारे पर लाठीचार्ज और गोली ज़्यादा चलेगी। अगर हम अपने ही कायदीन जो हैं इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, इनके मुंह काले करें, तो वो काम ज़्यादा आसान है और स्ट्रेटेजिकली ठीक भी है। क्योंकि अगर हम अपने लीडर्स को दुरुस्त कर लेंगे या जो खराब लीडर्स हैं उनको हटा के अच्छे लीडरशिप को ले आएंगे तो वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। वो आगे रह के जो हमारी संवैधानिक और कानूनी लड़ाइयाँ हैं पीसफुल तरीके से वो लड़ेंगे। आज क्या हो रहा है, जिस क़यादत को ये बोलना चाहिए कि मैं जाके पार्लियामेंट स्ट्रीट पे धरना दूंगा, वो ये कह रही है कि हम एहतजाज तो करेंगे लेकिन सड़कों पे आके नहीं। कौन सा एहतजाज है ये? तुम तो आरएसएस के एजेंट ही हो, कौन तुम्हारी बात सुनेगा और कौन तुम्हारी बात से असरअंदाज होगा? जिस आरएसएस के जाके तुम टुकड़े तलवे चाटते हो वो तुमसे डरेगी तुम्हारे बयान देने से? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो बुलंदशहर में पेड़ से बांधकर एक लड़के से जबरन जय श्री राम लगवाया जा रहा है, पट्टे बांधे जा रहे हैं, मारा जा रहा है मस्जिद के बाहर, वो सब कुछ क़यादत की वजह है। अरशद मदनी ने तो खुद ही कहा, अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू ने क्या कहा है कि हम तो ओम क्या है वो मनु के चरणों में, मनु महाराज के चरणों में सर रखे हुए हैं और कहते हैं सबसे आओ और मनु महाराज के चरणों में सर रखो। तो ये तो उन्होंने तो करवाया है। तो अब वो जो बेचारे आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं वो तो अरशद मदनी साहब की कही हुई बात ही तो दोहरा रहे हैं, वही तो दोहराई जा रही है, वही बात दोहराई जा रही है। तो इसमें कौन सी हैरानी की बात है? ये तो अरशद मदनी साहब को जाके पूछना चाहिए ना कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनसे ये काम क्यों करवा रहे हैं। आपकी नजर में आरएसएस और बीजेपी अब बेचारा का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं और अरशद मदनी जो कि मुसलमानों के लीडर हैं उनके लिए आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं बेचारा लफ्ज उनके लिए कह रहा हूँ जो वर्कर्स थे आरएसएस के नीचे। मोहन भागवत जी के लिए बेचारा नहीं कह रहा हूँ, अरशद मदनी साहब के लिए बेचारा नहीं कह रहा हूँ, जो बेचारे जाके उनको मार रहे हैं अरशद मदनी साहब के कहने को अमल में लाने के लिए कि हम तो मनु महाराज के चरणों में सर रखे हुए हैं, वही तो ये बेचारे बजरंग दल के कार्यकर्ता उनसे कहलवा रहे हैं। सारी जिम्मेदारी क्या अरशद मदनी की रह जाती है? महमूद पराचा की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्यों नहीं पूरी होती वो? क्यों पूरी नहीं कोई बुलाएगा तभी महमूद पराचा पहुंचेंगे, उससे पहले महमूद पराचा खुद से जाके किसी मॉब लिंचिंग के मामले में जाकर खड़े नहीं हो सकते, स्टैंड नहीं ले सकते, ऐसा क्यों है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले तो महमूद पराचा के हाय हाय के नारे लगने चाहिए, ऐसी जगहों से क्यों नहीं लगते? मैं जब अरशद मदनी को कह रहा हूँ तो मेरे भी हाय हाय के नारे लगाने चाहिए, मेरा भी वहां पे फोटो लगा के उस पे जूतों से पीटना चाहिए। क्यों नहीं आए पराचा साहब? वैसे मैं अभी हूँ क्या, ये और बता दीजिए मुझे। मुझसे जो आप के वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप इस तरह के जो मामलात होते हैं उन पर मुखर होकर अपनी राय तो देते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि आप इंतजार करते हैं कि मुझे बुलाया जाए तब मैं पहुंचूं। उसका जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं हूं क्या? आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट? मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेसिडेंट हूं, जिसका फंड है पूरी मिल्लत पैसे इकट्ठे करके उनको करोड़ों रुपए देती है। ऐसा तो नहीं है ना? मैं अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब की तरह ये जो जमीयत है उसका हेड हूँ क्या, जिनको हजारों करोड़ रुपए पूरी दुनिया से मिलते हैं, जिनकी तंजीमें इतनी बड़ी बड़ी? मैं क्या जमात इस्लामी और दूसरे तंजीमों की तरह बड़ा बड़ा कोई तंजीम हूँ जिसको पैसे इकट्ठे करके कौम देती है? ऐसा तो नहीं हूँ ना मैं। फिर भी मेरा मुंह काला करना चाहिए क्योंकि आवाम का प्यार मेरे साथ, आवाम मुझसे उम्मीद करती है, मेरा भी मुंह काला होना चाहिए। लेकिन मैं जाता क्यों नहीं उसकी मैं वजह बता दूं। मुझे बहुत दुखी दिल से ये बताना पड़ता है। मैं 2-4 जगहों पे गया, अभी उत्तराखंड से मुझे फोन आया, मैं आपको उत्तराखंड का एग्जांपल दे। मुझे कहा कि आप आओ, मैंने कहा मैं तुरंत आ रहा हूँ, 18 तारीख को आ रहा हूँ, आप रखो। मेरी बात ये हुई वहाँ के जो मुफ्ती वगैरह सब थे कि वो एक सारे इमामों को और प्रोमिनेंट लोगों को इकट्ठा करेंगे। 18 तारीख को मुझे जाना था वहाँ, तो अब खुद ही वहां से फोन आता है। मैंने फोन करके पूछा, अब जब मैं हैदराबाद से फ्री हुआ 17 तारीख को कि मैं आ रहा हूँ 18 को, तो उन्होंने कहा कि आप अभी नहीं आइए क्योंकि मुफ्ती साहब जो हैं जिन्होंने सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था आपका, वो हज पे जा रहे हैं, हज से वापस आके वो फिर करेंगे। मैंने कहा
चलिए मुफ्ती साहब जाएंगे वहाँ, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, उससे हमें बहुत फायदा होगा। लेकिन उनके नायब होंगे, बाकी सब लोग होंगे, वो तो मीटिंग कराते। मैंने अपना पूरा 18 खाली रखा, मुझे जाके एक मकसद से मैं वहां जाना चाहता था। तो होता क्या है, जैसे आपने यहाँ बंगाली मार्केट की मस्जिद में देखा, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, बहुत चोट लग चुकी है मेरे। मैं वहां गया, दिल के हाथों मजबूर होकर, बुलाया नहीं गया था मुझे। वहां पे जो इमाम और दूसरे लोग थे, मुझे देखते ही एकदम बच्चों की तरह खुश हो गए। मुझे कहा प्राचा साहब आप आगे आओ। वहाँ हालात कानून और इंसाफ के जरिए से और संविधान के जरिए से हमने काबू किए, वहाँ हालात काबू हुए। अमानतुल्लाह खान साहब ने फोन करके वहाँ के जो एक मुतवल्ली हैं बेईमान, उनको वहाँ खड़ा किया वहाँ पे और उनसे कहलवाया सब लोगों से कि प्राचा साहब तो हमारे वकील ही नहीं है, हम आपके हैं क्यों करवा दिया। फिर पुलिस को मैं क्या जवाब देता कि मैं कौन हूँ। मुझे वहाँ से बेइज्जत होके पुलिस ने मुझे उठाया, जबरदस्ती उठाया, लेकिन उठा इसलिए पाए कि पीछे से हमारे ही लोगों ने मुझे ये कहा कि मैं वहाँ का नुमाइंदा नहीं। इसलिए ये मेरी मजबूरी है कि मैं बगैर बुलाए जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे से मकामी लोग ही दबाव में आके, पीछे से जो दलाल और बेईमान आरएसएस के दलाल बैठे हैं वो पहुंच के करते हैं। तो क्या हुआ, उत्तराखंड में मुझे पता लगा कि अरशद मदनी और महमूद मदनी की एक टीम गई वहां पे, वो जाके चीफ मिनिस्टर से मिली। उन लोगों ने जाके मकामी लोगों पे दबाव बनाया कि प्राचा साहब को नहीं बुलाओ, हमारी बात हो गई है, हम तुम्हारे सारे मसाइल हल कर देंगे वहां पे, सिर्फ प्राचा साहब को यहाँ नहीं बुलाओ। तो ये जो दलाली चल रही, इसीलिए मैं अरशद मदनी, महमूद मदनी और ये जो 200-300 लीडर्स है ना, और जो दूसरे भी लोग हैं, इनको दलाल आरएसएस का कहता हूं, इनको जिम्मेदार बताता हूं, आरएसएस से भी बड़ा। चलिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत करने के लिए।